तो दोस्तों क्राउन जूल का पूरा शो खत्म हो गया है। और जिस तरह का डब्ल्यू ने क्राउन जूल का इवेंट बुक किया उरे बाप रे, इतना ज़बरदस्त इवेंट, इतने ज़बरदस्त मैचेस, इतने ज़बरदस्त सेगमेंट्स हमें देखने को मिले। और मेन इवेंट में लोगन पॉल से किसी ने जो उम्मीद नहीं की थी उन्होंने वो कर दिखाया है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं रॉयल रेसलर। तो क्राउन जूल में हमें सबसे पहले मेन शो पे देखने को मिलते हैं स्टेफनी मिकमैन और ट्रिपल एच। ट्रिपल एच के हाथ में एक बाज होता है और वो कुछ कहते कुछ नहीं है, सिर्फ आके वहाँ खड़े होते हैं दोनों लोग और ऑडियंस का स्वागत करते हैं। फिर हमें पहला ही मैच देखने को मिलता है बॉबी लैशली वर्सेस बीस्ट इन कार्नेट ब्रॉक लेसनर का मैच। ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त साबित हुआ। बॉबी लैशली ने मैच शुरू होने से पहले ही ब्रॉक लेसनर पर अटैक किया, उन्हें स्टील स्टेप पे धक्का दे दिया। उसके वजह से मैच से पहले ही ब्रॉक लेसनर की नी इंजर्ड बताई गई। फिर भी ब्रॉक लेसनर ने मैच में कंटिन्यू किया और ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लैशली को डोमिनेट करने की कोशिश की। उन्होंने 3-4 जनबर्ड सुप्लेक्स लगाए, एक F5 लगाया पर उस पर किकआउट था। पर उससे पहले बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को लगातार 2-3 स्पीयर लगाए, तब भी ब्रॉक लेसनर ने भी उस पर किकआउट किया। और फिर हमें ज़्यादातर मैच में एक ही चीज़ देखने को मिली। तो एक ही चीज़ क्या थी वो? तो एक ही चीज़ थी कि जो बॉबी लेस्ली ने एक बार उनका हर्ट लॉक कनेक्ट कर लिया, फिर ब्रॉक लेसनर हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। ब्रॉक लेसनर का चेहरे का रंग बिल्कुल लाल हो गया था। 2-3 बार रेफरी ने उनका हाथ ऊपर से नीचे करने की कोशिश की। अगर तीसरी बार भी ब्रॉक लेसनर का हाथ नीचे हो जाता तो ब्रॉक लेसनर ये मैच हार जाते। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने कैसे तो भी काउंटर करके रोप्स का सहारा लेके खुद को धक्का दिया और बॉबी लैशली को पिन करके ये मैच जीत लिया। मुझे तो देख के ऐसा लगा कि बॉबी लैशली के कंधे ऊपर थे। और मैच हारने के बाद बौखलाए हुए बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर पे एकदम ज़बरदस्त वाला अटैक किया और उनके बेहोश होने तक उनके ऊपर हर्ट लॉक लगा के रखा। ब्रॉक लेसनर की इतनी ख़राब हालत कभी तक किसी ने नहीं की। दूसरा मैच था डैमेज कंट्रोल इयो स्काई एंड डकोटा काय वर्सेस अलेक्सा ब्लिस एंड ऑस्का के बीच में। ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। चारों के चारों वुमेन सुपरस्टार ने मैच को एंटरटेनिंग बनाने की पूरी कोशिश की। मुझे तो वो सेगमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया जिस मौके पे मैच में ऑस्का और अलेक्सा ब्लिस थी, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार ने अच्छी केमिस्ट्री बनाई। फिर जब दोनों चाइनीज़ या जापानीज सुपरस्टार ने, जैसे कि ऑस्का और डकोटा काय ने, ईओ स्काई ने, ऑस्का और ईओ स्काई जब रिंग में आए तो उन्होंने अच्छे उनके हाई फ्लाइंग मूव्स, उनके एथलेटिक मूव्स, उनकी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई, क्योंकि वो पहले जापान में एक टैग टीम का हिस्सा थे, वुमेन्स टैग टीम का हिस्सा थे। ये हमें कमेंट्री की तरफ से बताया गया है। और ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त साबित हुआ। मैच के एंडिंग में निकी क्रॉस ने आके अलेक्सा ब्लिस पे अपना फिनिशर लगाया, उसका फ़ायदा उठा के डकोटा काय ने एलेक्सा ब्लिस को पिन कर दिया और अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को वापस हासिल कर लिया। यानी एकदम छोटा टाइटल रेन था उन दोनों का। फिर हमें देखने को मिलता है कैरियन क्रॉस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर का मैच। ये मैच एक स्टील केज मैच था। जिस तरह से कैरियन क्रॉस को वहाँ की सऊदी अरेबिया की ऑडियंस बू कर रही थी और ड्रू मैकेंटायर के लिए सपोर्ट था, बाप रे। ड्रू मैकेंटायर ने खुद ने अपने हाथों से केज का दरवाज़ा भी बंद किया। पर ये मैच में कैरियन क्रॉस ने ड्रू मैकेंटायर को बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली टक्कर दी। ड्रू मैकेंटायर के ऊपर जो वो इतनी इजीली स्लैम लगा रहे थे, इतने भारी भरकम सुपरस्टार है ड्रू मैकेंटायर, और ड्रू मैकेंटायर को इतनी इजीली सुप्लेक्स, इतने इजीली स्लैम लगाना, ये किसी सुपरस्टार के लिए इतनी आसान बात नहीं जितनी आसानी से कैरियन क्रॉस लगा रहे थे। और उनके तरफ से स्कारलेट थी, कैरियन क्रॉस की तरफ से तो इंटरफेरेंस तो होना ही था ना। फिर मैच के एंडिंग में हमें देखने को मिलता है ड्रू मैकेंटायर केज के दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो स्कारलेट पेपर स्प्रे मार देती है ड्रू मैकेंटायर के आंखों में और रेफरी की आंखों में। इसका फायदा कैरियन क्रॉस उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकेंटायर उनके ऊपर एंकल लॉक लगा के फिर क्लेई मोर किक लगाते हैं। फिर ड्रू मैकेंटायर तय करते दरवाजे से बाहर जाने की, लेकिन स्कारलेट आके बोलती है नहीं, तू बाहर नहीं जा सकता, मैं दरवाज़ा ही लगा लूँगी। फिर कैसे जाएगा बाहर? तो ड्रू मैकेंटायर तय करते हैं कि मैं केज चढ़ के बाहर जाऊँगा। और केज चढ़ के जैसे ही ड्रू मैकेंटायर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, वैसे स्कारलेट दरवाज़ा खोल देती है और कैरियन क्रॉस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकेंटायर जीत जाते हैं ये मैच। और ड्रू मैकेंटायर और कैरियन क्रॉस की पॉसिबली यहाँ फ्यूड भी ख़त्म हो गई होगी शायद, मेरे हिसाब से।
फिर हमें शो पे नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है जजमेंट डे वर्सेस दी ओसी का मैच, और ऑडियंस ने वापस से एजे स्टाइल्स के नाम के चैंट्स लगाए। एजे स्टाइल्स को ये मैच में काफ़ी ज़्यादा फैंस का सपोर्ट था, और जिस तरह से फिन बैलर और ख़ास करके डोमिनिक मिस्टीरियो को हेट मिल रही थी वो देखने लायक बात थी, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो को इतनी ज़्यादा हेट मिला हो जब से उन्होंने उनके फादर रे मिस्टीरियो को बिट्रेट किया है, उसके बाद से डोमिनिक को और ओवर द वर्ल्ड हेट मिल रही है। और ये मैच में भी हमें ऐसे ही देखने को मिला कि डोमिनिक जब रिंग में आ रहे थे उन्हें तो बू थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे खास। मुझे ये मैच देख के ऐसा लगा कि डोमिनिक कमज़ोर कड़ी बनते जा रहे हैं क्या जजमेंट डे की, कि डोमिनिक की बुकिंग ऐसी कर रही है WWE। तो मुझे तो लगता है डोमिनिक की बुकिंग थोड़ी और स्ट्रांग होनी चाहिए, उन्हें थोड़ा डोमिनेटिंग बुक करना चाहिए। पर मैच के अगर हम एंडिंग के तरफ बढ़े तो रिया रिप्ली का फैक्टर हम ये मैच में भूल नहीं सकते। जिस वक्त एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरम लगाने जा रहे थे रिंग रोप से, क्योंकि वो रिंग रोप से फिनोमिनल फोरम लगाए थे, तो रिया रिप्ली ने उनके ऊपर अटैक किया, उनको इलेक्ट्रिक चेयर पोजीशन में ला के रिंग एप्रिन पर पटक दिया। फिर उसके बाद फिन बैलर की ड्रॉप किक आती है, फिर कू दे ग्राज और एजे स्टाइल्स का काम खत्म। इस तरह से जजमेंट डे ने ये मैच एकदम आसानी से नहीं कह सकते लेकिन जीत लिया। फिर उसके बाद आता है शो का सबसे ज़बरदस्त मैच तो नहीं, लेकिन मैं इस मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, यानी ओमॉस वर्सेस ब्राउन स्ट्रोमन का मैच। मैं ये मैच में देखना चाहता था कि WWE किसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुक करती है और किसे विनर के लिए चूज़ करती है। तो WWE ने दोनों काम किया। WWE ने ओमॉस को स्ट्रॉन्ग बुक किया और ब्राउन स्ट्रोमन को जीत के लिए बुक किया। तो ये मैच देख के मुझे ऐसा लगा कि ब्राउन स्ट्रोमन एक नॉर्मल सुपरस्टार जैसे लग रहे हैं ओमॉस के सामने। जैसे ब्राउन स्ट्रोमन अपने अपोनेंट्स के साथ करते हैं, उन्हें उठा के फेंकना, उन्हें पावर स्लैम लगाना, उन्हें एकदम इजीली ऐसा उठा के पटक देना, ये सब चीज़ें ओमॉस ने ब्राउन स्ट्रोमन के साथ ये मैच में की। ओमॉस को भी ब्राउन स्ट्रोमन को भी पता चल गया कि ओमॉस के हाथों से कि दूसरे सुपरस्टार के साथ वो क्या करते हैं, उन्हें कैसा फील होता है। तो ये मैच देख के मुझे कभी एक दो जगह पे हंसी भी आई थी। पोइट्री तो क्योंकि जिस तरह की कटकाटी ब्राउन स्ट्रोमन रखते उनसे भी ज़्यादा कटकाटी वाला सुपरस्टार ओमॉस थे। पर मैच की एंडिंग में अचानक से ब्राउन स्ट्रोमन ओमॉस को उठा लेते और उनके ऊपर एक रनिंग पावर स्लैम लगा देते। और मुझे ये बात देख के बहुत अजीब लगी कि एक ही रनिंग पावर स्लैम में ओमॉस का काम खत्म हो जाता है, ओमॉस किक आउट नहीं कर पाते। बताओ, इतना ज़बरदस्त मैच देखिए एक ही इसमें काम खत्म। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है ब्रॉलिंग बूच वर्सेस द ऊसोस के बीच में मैच। तो ये मैच था फॉर दी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। और मेन बात, ये मैच में हमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिली, ना सोलो सिकोवा, सैमी ज़ेन तो सऊदी अरेबिया में थे ही नहीं, तो उनका तो सवाल ही नहीं आता। ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। ये मैच में दोनों ही सुपरस्टार ने शेमस का बदला लेने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। शेमस के मूव्स इस्तेमाल किए, वाइट नॉइज, शेमस जैसे छाती पे और 10 बीट्स और बोराउंस मारते हैं वो भी देखने को मिला। हमें उसोच की तरफ से सुपर किक देखने को मिली, टॉप रोप से जंप्स देखने को मिले, और उसके बाद जो बुच उंगलियां तोड़ते हैं सुपरस्टार्स की वो हमें देखने को मिला। उसोस के तरफ से डबल सुपर किक देखने को मिली। लेकिन जब जे उसो बुच को टॉप रोप से 1D की पोजीशन में लाते हैं, उसके बाद 1D पड़ जाता है, 1 एंड डन। फिर उसके बाद बुश के पास तो कोई जवाब रहता ही नहीं है, और उसोस उनकी टैग टीम चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं क्राउन जूल इवेंट में। फिर हमें देखने को मिलता है बेली वर्सेस बियंका बिलर का मैच फॉर द रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच में WWE ने स्टिपुलेशन डाली थी कि लास्ट वुमेन स्टैंडिंग का मैच, और उसी तरह ये मैच चला। ये मैच कहाँ ये मैच नहीं चला। रिंग साइड पे, रिंग एप्रिन पे बेली ने यहाँ पे कैंडोस्टिक्स का यूज़ किया, चेयर्स का यूज़ किया, यहाँ तक कि लैडर्स भी बाहर निकाले, तब भी वो बियंका बिलर को बाहर नहीं रख पाई। और तो और उन्होंने स्टील स्टेप्स के बीच में फंसाया बियंका बिलर को और उनके ऊपर वार किया, तब भी वो उन्हें नीचे नहीं रख पाई। और हमें तो स्टेज एरिना में भी देखने को मिला, बेली ने एक वक्त पे बियंका बिलर को बॉक्स के अंदर डाल के बंद कर दिया था, तब भी बियंका बिलर उठ खड़ी हुई, क्रॉस फेस लगाई, यहाँ तक कि गोल्फ कार्ट भी ले आई, पर वो प्लान उनके ऊपर बैक फायर हो गया। फिर बियंका बिलर बेली को लेके गोल्फ कार्ट से ही
जाती है रिंग की तरफ और उनके ऊपर टेबल पे स्लैम लगाते हैं, लेकिन टेबल ब्रेक होता नहीं है। यहाँ पॉसिबली बेली को इंजरी हो सकती है। इसकी वजह से बेली ने और बियंका बिलेर ने ये मैच जल्दी ख़त्म करने का तय किया होगा, नहीं तो ये मैच और ज़्यादा चल सकता था। फिर हमें देखने को मिलता है बियंका बिलेर बेली को एक केवड़ी लगाते चेयर के ऊपर और लैडर के बीच में फंसा के 10 काउंट हो जाते हैं और बियंका बिलेर जीत जाती है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ब्रे वायट का सेगमेंट। ब्रे वायट उनकी लंबी चौड़ी एंट्रेंस करके रिंग पे आते हैं और ब्रे वाइट के लिए पॉप, बाप रे बाप, ब्रे वाइट्स को जब से उनका रिटर्न हुआ है उनका पॉप उनके लिए वेलकम बैक के चैंट्स थे सऊदी अरेबिया की ऑडियंस की तरफ से। ब्रे वाइट ने प्रोमो कट करना चालू किया। उन्होंने कहा कि वो उनकी फैमिली में सबसे बेस्ट है। वो जब मास्क पहनते हैं उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं रहता, उनके अंदर के सारे डर ख़त्म हो जाते हैं। उन्हें कोई प्यार नहीं करता इसी चीज़ की वजह से। तो ब्रे वाइट ऐसा कहते कहते हमें अचानक अंकल हाउडी का ये देखने को मिलता है प्रोमो कि तू सच बात बोल ब्रे वाइट, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, तुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं तुझे प्यार करता हूँ, उसका मतलब यही था। और मेन बात, जब बैकस्टेज इंटरव्यू चालू था अलेक्सा ब्लिस और ऑस्का का, तो हमें एक बार वो ब्रे वाइट की उल्टी तितली का टीवी पे थोड़ा सा ग्लिच देखने को मिला जब एलेक्सा ब्लिस प्रोमो कट कर रही थी बैकस्टेज। तो इसका क्या मतलब है, एलेक्सा ब्लिस ब्रे वाइट के साथ वापस जुड़ने वाली है क्या? फिर हमें शो पे ये देखने को मिलता है कि लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस का मेन इवेंट मैच। ये मैच रेसलिंग के हिसाब से शो का सबसे ज़बरदस्त मैच आसानी से बन गया। मैंने तो लोगन पॉल को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, मुझे लगा रोमन रेंस जाएंगे एकदम ज़्यादा लोगन पॉल के ऊपर डोमिनेट करेंगे और आसानी से टाइटल रिटेन करके चले आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगन पॉल ने जिस तरह से रोमन रेंस को टक्कर दी, जिस तरह से उन्होंने एमेचर रेसलिंग का बैकग्राउंड बताया, जिस तरह से वो रोमन रेंस को स्लैम लगा रहे थे, जिस तरह से उन्होंने रोमन रेंस को उठा के पटका है, रोमन रेंस को पंचेस दिए, और मेन बात टॉप रोप से ब्लॉक बस्टर जो सेथ रॉलिंस बहुत प्यारा लगाते हैं वो मूव, फिर स्टैंडिंग मूल शॉट, उसके बाद रोमन रेंस का खुद का सुपरमैन पंच भी उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर लगाया। और मेन बात है अनाउंसर टेबल के ऊपर रख के 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश लगाया। ये होने के बाद ऊसो देखने आते हैं रोमन रेंस को, चेक करते कि रोमन रेंस कैसे। फिर लोगन पॉल के जो साथी होते हैं ऑडियंस के बीच में बैठ के, तो लोग ऊसोज उन्हें लाते हैं और उनके ऊपर दोनों के ऊपर सुपर किक लगाते हैं। सेव करने जैक पॉल आते हैं और वो दोनों ऊसोज को नॉक आउट करते हैं। फिर लोगन पॉल के भाई के खिलाफ आते हैं सोलो सिकवा और ऑफिशियल्स आके उन्हें मैच में दखल देने से रोकते हैं। और हमें रिंग में क्या देखने को मिलता है कि लोगन पॉल उसूस के ऊपर सुसाइड डाइव लगाते हैं। जैसे ही वो रिंग में जाते हैं रोमन रेंस का एक सुपरमैन पंच पड़ता है, फिर उसके बाद एक स्पीयर और लोगन पॉल का काम खत्म। यहाँ रोमन रेंस ने उनका टाइटल रिटेन कर लिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, नए होंगे तो पहले सब्सक्राइब कीजिए।